नमस्कार, सुर्खियां अखबार की देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। नमस्कार, सुबह के 8 बजे के साथ ही वक्त सुर्खियां अखबार की का आपके साथ में दीपिका सिंह। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जी हां, हरियाणा में तीसरी मर्तबा बीजेपी की सरकार बन गई है। जम्मू कश्मीर में आपको बता दें, नेका ने गठबंधन जीत लिया है। दैनिक जागरण सहित तमाम अखबारों ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के मंगलवार को नतीजों में मतदाताओं ने आश्चर्यचकित करते हुए दोनों ही स्थान पर विजेताओं को निर्णायक बढ़त प्रदान की। इसी के साथ हरियाणा में भाजपा सबसे बड़े दल के तौर पर जीत की हैट्रिक की ओर अग्रसर हो गई। तो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन सरकार बनाता दिखाई दिया। देखिए, कल चूंकि दिन भर की ये बड़ी खबर थी, या फिर यूं कहे कि पिछले कई दिनों में सबसे बड़ी खबर थी, चूंकि दो राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, हरियाणा में भी और जम्मू कश्मीर में तो बहुत लंबे वक्त बाद विधानसभा चुनाव हुए हैं। कल नतीजे आए हैं और अप्रत्याशित नतीजे कल देखने को मिले। खासतौर से अगर हम हरियाणा का जिक्र करते हैं, क्योंकि देखिए हरियाणा में ये पूरी उम्मीद लगाई जा रही थी, एग्जिट पोल्स में इस बात का जिक्र था कि कांग्रेस पार्टी की जीत होगी, लेकिन हुआ इसके एकदम उलट। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जीत दर्ज की है। तो उसके बाद तमाम तरह के सवाल उठने लगे कि आखिर कांग्रेस पार्टी कैसे चूक गई। अगर हम शुरुआती रुझानों को देखें तो कल सुबह जब शुरुआती रुझान आने शुरू हुए थे तो उसमें साफ नजर आ रहा था कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी जीत रही है। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय आगे बढ़ता गया, जीत का ये जो पलड़ा है ये दूसरी तरफ जो है पलट गया, दूसरी तरफ चला गया। भारतीय जनता पार्टी रुझानों में आगे बढ़ती नजर आई और उसके बाद जब शाम हुई तो तस्वीर एकदम साफ हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत के साथ सरकार बना ली है। अप्रत्याशित जीत और हर अखबार में इस खबर को इंपॉर्टेंस। जाहिर सी बात है, देखिए तब लग ही रहा था, क्योंकि 10 साल तक बीजेपी का शासन और 10 साल से ठीक पहले हम देखें 10 साल तक कांग्रेस का शासन रहा। इसके बाद ये कहा जा रहा था कि 10 साल में एंटी इनकम्बेंसी होती है और जाहिर सी बात है एंटी इनकम्बेंसी थी भी। लेकिन हरियाणा के बारे में मोनिका कहा जाता है कि जिसकी सरकार केंद्र में होती है वह हरियाणा पे राज करता है। हालांकि इस चीज़ को लेकर, इस तथ्य को लेकर सभी कह रहे थे कि हो सकता है कि ट्रेंड इस वक्त बदल जाए, क्योंकि 10 साल के बाद तो सरकार रिपीट होती है। क्योंकि इससे पहले कांग्रेस थी, फिर बीजेपी रही और बीजेपी अब हैट्रिक की तैयारी में थी। चूंकि ऐसा कहा जा रहा था, जो जानकार बता रहे थे कि सेंट्रल में कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, तो ये संभवतः हरियाणा में भी सरकार होगी। हालांकि आपको बता दें कि दिक्कतें दोनों ही पार्टी के भीतर थी। आपको याद होगा जब यूँ कह सकते हैं कि प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई थी, तब किस तरीके से बीजेपी के अंदर सभी चीज़ें बहुत उलटफेर नजर आया था। तमाम जो कार्यकर्ता थे जिनको टिकट नहीं मिला था वो रूठ गए थे। ठीक ऐसे ही कांग्रेस में भी यही हलचल देखने को मिली थी कि कुमारी सैलजा और हुड्डा के बीच में किस तरीके से आपसी जो द्वंद्व था वो सामने आ गया था। हालांकि हमेशा कांग्रेस के बारे में यही कहा जाता है कि चाहे वो हरियाणा हो या फिर मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, तमाम ऐसे राज्य हैं, चूंकि कांग्रेस को हमेशा अपनी अंतर्कलह का सामना करना पड़ा है। अच्छा, सवाल अब इस बीच ये भी उठा कि एग्जिट पोल, चूंकि एग्जिट पोल में सीधे से देखा जाए तो बिल्कुल कांग्रेस को बढ़ती हुई नजर आई थी और कहा था कि एग्जिट पोल कांग्रेस के फेवर में है। अच्छा, एग्जिट पोल पर यदि आप नजर दौड़ाएंगे तो हमेशा 100% एग्जिट पोल कभी सही नहीं होते। लोकसभा चुनाव इसका प्रत्यक्ष उदाहरण था। कहा जाता है कि एग्जिट पोल को जो तैयार किया जाता है ना, वो 2 महीने पहले के आंकड़े को लेकर तैयार किया जाता है, उस पर सर्वे किया जाता है। और चुनावों में आजकल ऐसा होता है कि जो साइलेंट वोटर्स होते हैं ना, वो आखिरी वक्त तक कुछ नहीं बोलते, और ऐसा हरियाणा के चुनाव में साफ तौर पर हमें नजर भी आया है। बिल्कुल। और देखिए, दैनिक भास्कर का अगर हम जिक्र कर लें तो बहुत विस्तार से अलग अलग तरह से इसमें बताया गया है। देखिए, जिक्र किया गया कि हरियाणा में किसान, पहलवान और जवान के जो मुद्दे हैं जिस पर कांग्रेस घेर रही थी बीजेपी को, ये मुद्दे नहीं चले और कांग्रेस चित हो गई है। इसके साथ साथ भाजपा ने 57 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है, 57 साल का रिकॉर्ड टूटा है। तीसरी बार सरकार जो हरियाणा में बनाई है। इसके साथ सैनी एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद पर काबिज होंगे। जाहिर तौर पर उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। इससे पहले आपको याद होगा कल सुबह जब रुझान आने शुरू हुए थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर हार हो जाती है भारतीय जनता पार्टी की तो हार की जिम्मेदारी मेरी है। और अब चूंकि जीत हुई है तो जाहिर तौर पर श्रेय तो उन्हें मिलेगा, उन्हें इसका इनाम मिलेगा और मुख्यमंत्री पद पर काबिज होंगे और उमर अब्दुल्ला जो है वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बनेंगे। इस बीच देखिए, अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की बात करें जम्मू कश्मीर की, तो
15 साल बाद मौका मिल रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को। इस बीच देखिए एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि हरियाणा में समीकरण कैसे बदले, इस पर लगातार चर्चा हो रही है और अगले कुछ दिन आप देखेंगे हर टीवी डिबेट में भी इसका जिक्र लगातार हो रहा होगा, क्योंकि कल शाम से शुरुआत हो चुकी है। तो देखिए कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री का चेहरा बदला है, नायब सिंह सैनी को मनोहर लाल की जगह बिठाया है, कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी को इससे कम किया गया है। जो डैमेज कंट्रोल बीजेपी ने किया है वो काम आया है। इसके अलावा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे ग्राउंड जीरो पर मौजूद नहीं थे, कई बूथ खाली पड़े रहे, क्योंकि कांग्रेस जो है नैरेटिव के साथ चल रही थी। नैरेटिव ये था कि कांग्रेस पार्टी ही आएगी, तो कांग्रेस ये भूल गई कि अब उसे ग्राउंड जीरो पर काम करना है। नैरेटिव के साथ चल रही थी कांग्रेस पार्टी और कहीं ना कहीं वो जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को ले हुआ। अब आप ये सोचिए कि प्रचार प्रसार छोड़कर कांग्रेस पार्टी में डिस्कशन चल रहा है कि सीएम पद पर कौन बैठेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं मैं बैठूंगा और कुमारी सैलजा कह रही कि नेतृत्व पर पूरा विश्वास है। आप जीते नहीं है, लेकिन पहले आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि सीएम कौन होगा और इतने आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर कि उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा है। इसके अलावा देखिए पंजाब से लगी जो किसान बेल्ट है, यहाँ पर नतीजे किस तरह से रहे। 10 सीटों में से 8 कांग्रेस, 1 बीजेपी और 1 INLD को मिली है। अगर हम दलित ओबीसी जाट बहुल्य सीटों पर क्या देखें तो एससी की 8, जाट बेल्ट की 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई, बड़ा फेरबदल हुआ है। इसके अलावा अगर हम देखें भाजपा ने जहां टिकट काटे हैं उससे लाभ हानि किस तरह से हुई है, तो 14 सीटों पर टिकट काटे, इनमें से 10 सीटें जीत गई है बीजेपी। परिवारवाद और क्षेत्रीय पार्टियों का क्या हुआ ये भी बता दें। 2019 में 10 सीटें जीती थी जेजेपी और इस बार तो खाता भी नहीं खुला। ये समीकरण इस तरह से बदले हरियाणा में और अप्रत्याशित जीत। अब आप ये समझिए कि सुबह नायब सिंह सैनी ये कह रहे हैं कि अगर हार होती है तो जिम्मेदारी मेरी, यानी कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो जीतने वाले, और कांग्रेस इतनी ओवर कॉन्फिडेंट कि हम ही जीतेंगे। बस अब ये बात हो जाए कि सीएम कौन बनने वाला है। और इस बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा किस तरह से इस बात का जिक्र करे थे कि ना मैं टायर्ड हूं ना ही मैं रिटायर्ड हुआ। अब जाहिर सी बात है कि जो माथा पच्ची है, हम हमेशा कहते हैं कि ये कांग्रेस की नीति है, करनी है, या फिर कांग्रेस को ये बहुत समझने की ज़रूरत है कि जो आपसी द्वंद्व है उसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पार पाए। तो जो कांग्रेस है वो इन कभी को दूर करेगी तो जाहिर सी बात है और भी ज़्यादा उभर कर सामने आएगी। अब जम्मू कश्मीर का हम जिक्र करते हैं तो जम्मू कश्मीर कहा यह जा रहा है कि कुछ ऐसे वादे हैं जिसके कारण नेका को बढ़त मिली है, जिसमें कि 377 वापस आने के वायदे से नेका को फायदा हुआ है। इसके अलावा पीडीपी का घाटी में कमज़ोर होना भी ये अहम वजह रही है। इसके अलावा यदि हम देखें कि जम्मू संभाग के मैदानी इलाकों में भाजपा का दबदबा बढ़ा है। ये पहले भी कहा जा रहा था कि जम्मू में तो भाजपा अच्छा कर रही है, लेकिन जब कश्मीर की बात आती है तो भाजपा यहां पर थोड़ी सी कमजोर नजर आती है। इस बीच आपको बता दें कि ये जान लीजिए जम्मू कश्मीर में 6 सीटों पर सिमट गई है कांग्रेस, जिसमें 2014 का यदि मुकाबला देखा जाए तो उसमें आधा प्रदर्शन है। यदि जम्मू संभाग की हम बात करते हैं तो 9 जिलों में सुपड़ा साफ हो गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सहारे कश्मीर में 5 सीटें जीती हैं। तो फिलहाल देखिए किन किन मुद्दों को कह सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भुना पाई है और जनता को अपने पक्ष में फिलहाल कर पाई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ जाएंगे। 2019 में किंग मेकर बनी जेजेपी का खाता भी नहीं खुला, इनेलो को 2 सीटें मिली। बिल्कुल, देखिए अलग अलग अखबार में इस खबर को इंपॉर्टेंस दी गई है। हिंदुस्तान टाइम्स में भी इसका जिक्र हुआ है कि किस तरह से INLD जो है 2 सीट्स मिली है और जेजेपी का खाता नहीं खुला। हरियाणा चुनाव के नतीजों में पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल से जुड़ी 2 पार्टियों इंडियन नेशनल लोकदल यानी कि INLD और जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी का पूरी तरह से सुपड़ा साफ। INLD बहुजन समाज पार्टी BSP गठबंधन को पश्चिमी हरियाणा के सिरसा में अपने गढ़ में सिर्फ 2 सीटें मिली हैं और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के पूर्व सहयोगी जेजेपी ने चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ी गई सभी 66 सीटों पर हार का सामना किया है। हरियाणा में चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के बीच द्विपक्षीय मुकाबला साबित हुआ है, जिसमें दोनों पार्टियों ने 80% से ज्यादा वोट हासिल किए हैं। 90 सदस्य सदन में बीजेपी ने 48 और कांग्रेस ने 37 सीटें जीती हैं, जबकि INLD को 2 और निर्दलीय उम्मीदवारों को 3 सीटें मिली हैं। INLD BSP गठबंधन जिसने सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ा 6% वोट शेयर हासिल करने में सफल रही, जबकि जेजेपी और ASP गठबंधन को 1% वोट मिला है। 2019 में इनेलो ने अपने दम पर 81 सीटों पर चुनाव लड़ा और 2.44% वोट हासिल किए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं दीपिका जेजेपी को इस बात का कहीं ना कहीं रिग्रेट भी हो रहा होगा कि जब गठबंधन टूटा था बीजेपी के साथ और अब जब चुनाव हुए तो आपको अपना कद समझ में आ गया कि इस वक्त आपकी स्थिति क्या है हरियाणा में,
क्योंकि शायद अगर ये गठबंधन में रहते बीजेपी के साथ तो शायद इस तरह की स्थिति नहीं होती, क्योंकि अगर हम देखें हवा किस तरह से चली है और स्थितियां एकदम विपरीत हो गई हैं और अप्रत्याशित नतीजे ये जो सामने आए हैं। और 2019 में समझ लीजिए कि 2019 में जो किंग मेकर बने उन्हें 2024 में जनता ने सिरे से नकार दिया। अब स्थितियां इतनी ज्यादा किस तरह से बदल गई, ऐसा अचानक से एकाएक क्या हो गया कि हरियाणा में एक तरफा हवा चली है और एक तरफा चीजें नजर आई। और जिन तमाम मुद्दों का हम जिक्र कर रहे थे, हम बात कर रहे थे किसानों के मुद्दे की, हम बात कर रहे थे पहलवानों के मुद्दे की, वो मुद्दे गए कहाँ? क्या भारतीय जनता पार्टी उन मुद्दों पर जनता को समझाने में कामयाब रही है? जनता ये समझ गई कि इन मुद्दों पर भी उनके पास बीजेपी से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। जाहिर सी बात है, देखिए लगभग 4.5 साल तक हम ये कह सकते हैं, पूरे 4.5 साल तक देखिए पूरा पेज देखिए दैनिक भास्कर का, ये पूरा पेज ऐसे ही पूरा आपको फिर नजर आएगा सिर्फ और सिर्फ चुनाव पे। अच्छा, छोटे दलों की हम बात करते हैं, क्षेत्रीय दलों की हम बात करें, जिसमें जेजेपी के बारे में कहा जाता है कि जेजेपी 10 में से 0, 1 पर जमानत बची है। आपको बता दें 1,25,022 वोटों को 2017 में ये चाबी बनी थी जजपा, इस बार एएसपी के गठबंधन से 85 सीटों पर लड़ी, कुल 125 यानी कि 1.25 लाख की वोट मिले। उचाना में दुष्यंत चौटाला ने 5वें नंबर पर है, सिर्फ डब्बाली में दिग्विजय की जमानत बचा पाई है। तो फिलहाल देखिए अब आप समझिए कैसे 4.5 साल तक किस तरीके से जेजेपी बीजेपी के साथ में रही। इसके बाद जब मुख्यमंत्री को बदला गया तो जेजेपी से दामन छूट गया। हम कहते हैं ना, बीजेपी बहुत पहले से ही चीज़ों को हाँक लेती है, समझ लेती है, स्मेल कर लेती है। तो बीजेपी को ही जनवरी से दिसंबर से इस बात का अंदेशा हो गया था कि 8 महीने के बाद जो चुनाव होने वाले हैं वो कहीं ना कहीं हवा उनके पक्ष में नहीं होगी। इसीलिए साफ तौर पे आपको बता दें किस तरीके से खट्टर को हटाया गया था, नायब सैनी को चुना गया था। हालांकि उस वक्त अनिल विज भी लगातार आपको बता दें कि दावा ठोक रहे थे, कुछ कह तो नहीं रहे थे लेकिन बहुत कुछ दबी जबान में कहना चाह रहे थे। चलिए अब आती है क्षेत्रीय पार्टियों की बारी। क्षेत्रीय पार्टियों में जेजेपी, इनेलो की हम बात करते हैं तो 20 साल से इनेलो जो है वो सत्ता से बाहर है। इस बार भी इनेलो बहुत खराब प्रदर्शन कर चुकी है। जेजेपी के बारे में कहा जाता रहा था कि दुष्यंत चौटाला कहीं ना कहीं बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखाएंगे। आपको पहले बताए थे 2019 में जेजेपी किंग मेकर की भूमिका में थी। इस बार बीजेपी को तो जरूरत ही नहीं पड़ी, पूर्ण बहुमत से जीत गई। अब आप समझिए कि क्षेत्रीय पार्टियों को अब ये समझना होगा कि धीरे धीरे उनका जो कद है वो कमजोर क्यों हो रहा है, ये समझने वाली बात होगी। जेजेपी ने हालांकि संगठन गठबंधन जरूर किया, लेकिन जिसके साथ गठबंधन किया था वो गठबंधन रास नहीं आया। अब आप अपने क्षेत्र दिल, चूंकि हरियाणा में तमाम जाटलैंड कहा जाता है, ये चाहे वो इनेलो हो गई, जेजेपी हो गई या और भी क्षेत्रीय पार्टी हो गई, इनका अपना एक अलग रुतबा है। लेकिन अब ये इनका रुतबा धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जो क्षेत्रीय पार्टियों के लिए बहुत चिंता की बात है। और जेजेपी को, दुष्यंत चौटाला को अब ये समझना होगा कि कमियां कहाँ रह गई, लूप होल्स कहाँ रह गए, जिनको सुधारा जाए। बिल्कुल। और देखिए सबसे हैरानी वाली बात यह है कि एग्जिट पोल्स क्या कुछ बता रहे थे, हम सभी ने देखा, और स्थितियां जो है एकदम एग्जिट पोल के विपरीत दिखाई दी हैं, एकदम उलट दिखाई दी हैं। इससे पहले लोकसभा चुनावों का अगर हम जिक्र कर लें, उस वक्त एग्जिट पोल्स क्या कुछ कह रहे थे और स्थितियां किस तरह से बदली। उस वक्त बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंट थी, बीजेपी को बहुत ज्यादा की उम्मीद थी और बहुत कम उसके हाथ में आए, बहुमत का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। और हरियाणा में आप समझिए एक एग्जिट पोल पूरी तरह से ये बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी की जीत है, एक तरफा जीत है, और कांग्रेस पार्टी एग्जिट पोल से पहले से ही ओवर कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। और बीजेपी के सीएम ये कह रहे हैं बाकायदा कि अगर हम हार जाते हैं तो जी वो पहले से ही शुरू से जब उस बात को आप ये सोचिए कि पोस्टर बैलेट की गिनती हो रही थी, तभी नायब सैनिक का ये बयान सामने आ गया था कि यदि सीटें कम आती हैं तो गलती मेरी होगी, किसी की गलती नहीं होगी, यानी कि अकाउंटेबिलिटी वो पहले से ही तय कर रहे थे अपनी। और जाहिर सी बात है ऐसे तरह के जो बयान होते हैं, हम भी कह रहे थे स्टूडियो में बैठ के जब चर्चा कर रहे थे कि ऐसे जो बयान होते हैं ना वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को कमजोर कर रहे थे। कितने प्रवक्ता हमारे पास बैठे हुए थे, मोनिका आपको याद होगा, बड़े शांत थे, उनको समझ नहीं आता कि वो कहें क्या। लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा था, एक एक करके जो वोटिंग का सिलसिला बढ़ता जा रहा था, उनके में कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता जा रहा था। और एक और चीज में इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगी, जहाँ पे नायब सिंह सैनी बाकायदा ये कह रहे हैं कि जिम्मेदारी मेरी है अगर हार हो जाती है। हाँ। दूसरी तरफ अब आप देखिए जब हार हो गई है कांग्रेस पार्टी की, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से कहा जा रहा है जो भी जिम्मेदार लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिम्मेदारी किसकी है?
अगर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को आप ही लीड कर रहे हैं, अगर आप ही सब कुछ देख रहे हैं, तो अब आप कौन जिम्मेदार व्यक्ति ढूंढ रहे हैं? अगर उस वक्त आप ये तय करने में ज्यादा व्यस्त ना होते कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और अगर आप बूथ स्तर पर जाकर, जमीनी स्तर पर जाकर कार्यकर्ताओं को जोड़ते, तो शायद स्थिति अलग होती। वही बात है। देखिए मोनिका, अब वोटर्स को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। वोटर्स जो होते हैं ना, कुछ हद तक साइलेंट हो जाते हैं, और अंत में आते आते देखिए हमने भी देखा था कि कांग्रेस का वर्चस्व नजर आ रहा था, ऐसा लग ही रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस जीतेगी ही, लेकिन एंड में आते आते किस तरीके से कुमारी सैलजा जो हैं दिल्ली के चक्कर लगाती हैं, प्रचार प्रसार करना बंद करती हैं। साफ तौर पे हुड्डा से और कुमारी सैलजा की जो अदावत है वो काफी पुरानी है, सब जानते हैं, लेकिन ये अदावत जनता के बीच में पहुंचती है। आप प्रचार के लिए नहीं पहुंचती, बड़ी मुश्किल से मान मनव्वल करके सैलजा को मनाया जाता है। अब देखिए उसके बाद में लोगों को आप यही समझ नहीं आ रहा कि आप ही एक नहीं है, तो जनता के बीच आप कैसे जाएंगे, किस मुंह से जाएंगे, ये भी तो बताइए। तो साइलेंट वोटर्स बहुत कमाल करते हैं, ये कम से कम इन एग्जिट पोल में और साइलेंट वोटर्स ने करके दिखा दिया। और अब देखिए ना, 56-57 साल का रिकॉर्ड टूटा है। तीसरी बार उसी पार्टी की, एक ही पार्टी की सरकार बनी है। एंटी इनकम्बेंसी तो छोड़ दीजिए, प्रो सब कुछ यहाँ पर दिखाई दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। गीता की धरती पर सत्य, विकास और सुशासन की जीत, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। जाहिर तौर पर जीत से गदगद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये कहते हुए नजर आए। दैनिक जागरण में फ्रंट पेज पर इसको तरजीह दी गई है। दिन भर की बड़ी खबर, और लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं। हरियाणा में भाजपा हैट्रिक पर प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को कहा कि राज्य के लोगों ने झूठ को खत्म कर दिया, सत्य, विकास, सुशासन की जीत सुनिश्चित की है। भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न होना भारत के संविधान, लोकतंत्र की जीत है। मोदी ने कहा कि जब भी भाजपा किसी राज्य में सरकार बनाती है तो लोग लंबे समय तक उसका समर्थन करते हैं, कांग्रेस के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा देते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शायद ही कभी सत्ता में वापस आती है। देखिए तमाम बड़ी बातें कहते नजर आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बोले भारत को कमजोर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र रचे गए, कांग्रेस व उसके चट्टे बट्टे खेल में इसमें शामिल थे, ये बड़ा तंज कसा गया है। सत्ता के बाहर जल बिन मछली जैसी कांग्रेस की इस वक्त स्थिति हो गई है। अधिकतर राज्यों में नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया गया है। इसके अलावा हरियाणा की विजय का श्रेय कार्यकर्ताओं को देते हुए पीएम ने कहा जम्मू कश्मीर में संविधान की जीत हुई है। ये तमाम बड़ी बातें कही। हरियाणा में तीसरी बार सत्ता में वापसी, जम्मू कश्मीर में अच्छे प्रदर्शन के लिए कार्यकर्ताओं व जनता का अभिनंदन करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी का आभार व्यक्त किया है। कांग्रेस को खूब आड़े हाथों लिया, कांग्रेस पर समाज में जाति का जहर घोलने का बड़ा आरोप भी लगाया है। कहा कि हरियाणा के जनादेश की गूंज दूर दूर तक जाएगी, ये एक बड़ा मैसेज है जो लोगों के भीतर पहुंचेगा। विकास, सुशासन की जीत हुई है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर भाजपा को अन्य दलों की तुलना में सर्वाधिक वोट मिलने पर प्रसन्नता जाहिर की है। देखिए यहाँ पर कॉन्फिडेंस लेवल हम कह सकते हैं मोनिका बड़ा हाई है प्रधानमंत्री मोदी का, कि जम्मू कश्मीर में भी कहा गया कि उन क्षेत्रों में हमने कम से कम जम्मू में देखिए, जम्मू में किस तरीके से 2000 यदि हम 14 की जिक्र करते हैं तो कांग्रेस को आधी सीटें मिली हैं और बीजेपी ने यहाँ पर बढ़त बनाई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ना होती तो कांग्रेस जाहिर सी बात है बाहरी और बड़े मुंह का कह सकते हैं कि बड़ी हार का सामना वहाँ करती। कहीं ना कहीं गठबंधन ने कांग्रेस की जो जान है या इज्जत है उसे बचा लिया, ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी का कहना है। इस बीच हरियाणा का अब यदि जिक्र करते हैं तो आप देख पाते हैं कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में भी तमाम बड़ी बातें की थी। अग्निवीर योजना का जिक्र किया था, किसानों की बात कही थी और जाटलैंड को अपने कब्जे में लेने की बात कही थी। कहा था कि देखिए किसानों के फेवर में बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया, हम तमाम चीजें करेंगे। अब यदि आप बीजेपी का संकल्प पत्र देखेंगे तो बीजेपी के संकल्प पत्र में सबसे पहले अग्निवीरों को उन्होंने टारगेट किया। कहा कि अग्निवीरों को हरियाणा में कम से कम नौकरी दी जाएगी। ये हम कह सकते हैं कि विनिंग पॉइंट साबित हुआ बीजेपी के लिए। और तमाम बातें अपने संकल्प पत्र में रखी, लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि 10 साल के बाद वापस से आप सत्ता पे काबिज हो गए। मुझे ऐसे में मध्य प्रदेश की याद आ जाती है, शिवराज सिंह चौहान की याद आ जाती है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के बारे में भी कहा गया था कमलनाथ की सरकार लगभग 1.5 साल ही चली थी, उसके बाद वापस से शिवराज सिंह चौहान सत्ता में शामिल हो गए थे और कह सकते 15 साल तक शासन किया गया था। तो बीजेपी की स्ट्रेटेजी बड़ी अलग होती है और बीजेपी इसको समझती है कि कहाँ कौन से लूप होल हैं जिसपे में वक्त रहते काम करना है। नायब सैनिक को वापस मतलब सीएम बनाना, ये उन तमाम कमियों में से एक कहा जा सकता है।
बिल्कुल। और इस बीच देखिए प्रधानमंत्री ने भी कहा कि 13 साल हो गए जब कांग्रेस असम में सत्ता में वापस आई थी और कुछ ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस 60 साल में सत्ता में नहीं लौटी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये ऐसी पार्टी है जिसने हमेशा माना है कि सत्ता उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। मोदी ने कहा कि हरियाणा के लोगों ने कमाल कर दिया है और हर जगह कमल खिल गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने दलितों, आदिवासियों, किसानों और युवाओं को हर संभव तरीके से भड़काने की कोशिश की है, लेकिन लोगों ने उसकी चालू और दुष्प्रचार को समझ लिया है और पार्टी को नकार दिया। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं, फौरन हाजिर हो रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। बढ़ेंगे खबरों में आगे। कांग्रेस को मंजूर नहीं हरियाणा चुनाव के नतीजे। दैनिक जागरण ने इस खबर को तरजीह दी। आजाद भारत के इतिहास में संभवतः ये पहली बार हुआ जब कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी ने किसी चुनाव नतीजों को सिरे से खारिज कर दिया हो और कहा कि वह इसे स्वीकार नहीं करती है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के अप्रत्याशित नतीजे आने के बाद कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से कहा है ये उसे स्वीकार्य नहीं। कांग्रेस ने कहा ये तंत्र की जीत है और लोक की हार है। इससे पहले आमतौर पर पार्टियां जनादेश को स्वीकार करती रही हैं, भले नतीजे उनके मन लायक ना हो। अपनी हार से नाराज कांग्रेस ने कहा कि ये सिस्टम की जीत है, लोकतंत्र की हार है। देखिए जयराम रमेश ने बाकायदा ऐलान किया, चुनाव आयोग के पास ले जाएंगे मतगणना से जुड़ी शिकायतें। कांग्रेस ने हरियाणा चुनावों के परिणामों पर सवाल उठाते हुए कहा कि नतीजों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। मतगणना के दौरान हेरफेर से लेकर ईवीएम के कार्यप्रणाली से जुड़े कई गंभीर मुद्दे जुड़े हुए हैं। चुनाव परिणामों को अस्वीकार करने के साथ ही अप्रत्याशित ऐलान के साथ ही कांग्रेस ने इस मामले को चुनाव आयोग के समक्ष ले जाने का ऐलान जो है वो बाकायदा कर दिया था। पार्टी ने भाजपा पर साजिश करने का आरोप भी लगाया है, दावा किया है और कहा है कि हरियाणा में लोकतंत्र जो है वो हार गया है और व्यवस्था जो है वो जीत गई है। कांग्रेस के संचार महासचिव जयराम रमेश ने कहा है और पवन खेड़ा ने कहा कि पार्टी मुख्यालय में चुनाव नतीजे आने के बाद ये जिस तरह से नतीजे आए हैं, कहीं ना कहीं इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा है और हरियाणा में चुनाव के नतीजे बदलाव के पक्ष में जनता की भावना जमीनी हकीकत के बिल्कुल परे नजर आ रही है, विपरीत नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के संदर्भ में हमने चुनाव आयोग से लगातार शिकायत की है और उसके बाद भी 3-4 जिलों से ईवीएम को लेकर बेहद गंभीर मामले सामने आए। इसके अलावा देखिए एक और खबर इसके बिल्कुल नेक्स्ट छापी गई जिसमें लिखा है कि ईवीएम की बैटरी पर कांग्रेस के आरोपों को निर्वाचन आयोग ने गलत बताया है। इससे पहले दीपिका आपको याद होगा कि ये हमेशा से कहा ही जा रहा था कि अभी भी ईवीएम का जिक्र क्यों नहीं आया, क्योंकि जैसे ही नतीजे आपकी उम्मीद से परे आते हैं हमेशा ये ठीकरा जो है वो ईवीएम पर फोड़ा जाता है, इल्जाम ईवीएम पर लगाया जाता है। और कल तो इस तरह की बातें आ रही थी कि जानबूझकर धीमी स्पीड में, स्लो स्पीड में जो नतीजे हैं वो अपलोड किए जा रहे हैं, रुझान जो है वो अपलोड किए जा रहे हैं ताकि इस तरह का एक नैरेटिव बनाया जा सके, ऐसी भूमिका बनाई जा सके कि कांग्रेस पार्टी हार रही है। ये आरोप भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाए गए थे जिस पर भारतीय जनता पार्टी उन्हें आड़े हाथों ले रही थी। बहरहाल उन्होंने कहा कि हमें तो नतीजे स्वीकार नहीं है, हरियाणा में जो कुछ भी हुआ ये पूरी तरह से गलत है क्योंकि जनता कुछ और चाहती थी, लेकिन जो स्थितियां नजर आ रही हैं वो सही नहीं है। बिल्कुल देखिए यही बड़ी बात है क्योंकि पवन खेड़ा ने इस पर हैरानी जताते हुए कहा है कि हमें यकीन ही नहीं हो रहा कि जो रिजल्ट है हमारे फेवर में नहीं आए, क्योंकि आबो हवा कुछ और कह रही थी। तो जाहिर सी बात है तमाम तरह के आरोप एक बार फिर से विपक्ष की ओर से लगाए गए हैं, कांग्रेस ने लगाए। पहले ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जाता था, कल भी यही हुआ कि देखिए किस तरीके से आप लगातार स्लो तरीके से जो वोटिंग का रिजल्ट है वो धीरे धीरे करके बता रहे हैं, ये बड़ा आरोप लगाया। इसके अलावा ज़रा ये भी समझिए कि जाहिर सी बात है कि खामियां भले ही आप कह रहे हैं ऐसा हो सकता है, लेकिन निर्वाचन आयोग पर भी आपको कहीं ना कहीं भरोसा जाहिर करना होगा। हमेशा ईवीएम पर या फिर तमाम चीज़ों पर आप ठीकरा नहीं फोड़ सकते। हम पहले भी कह रहे थे कि कांग्रेस को अपने तमाम उन कमियों को खंगालना होगा, तमाम उन लूप होल्स पे काम करना होगा जिस पर वह हमेशा से चूकती नजर आई है। आपने देखा होगा हम पहले भी कह रहे थे बयार तो कांग्रेस के लिए ही बह रही थी, लेकिन अंत में आते आते जब जैसे चुनाव नजदीक आया था तमाम चीजें उलट होती जा रही थी। जैसे कि मैनिफेस्टो कांग्रेस का जारी किया गया, बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया, तमाम चीजों में डिफरेंस आपने देखा। इसके बाद सबसे बड़ी बात हुड्डा और सैलजा का जो अंदरूनी मामला है वो किस तरीके से सड़क पर आ गया, सीएम का डिसाइड होना शुरू हो गया कि सीएम का चेहरा कौन बनेगा। तो तमाम चीज़ें जो बाद में डिसाइड होनी चाहिए थी उसी को लेकर अंतःकलह इतनी बढ़ गई कि आप चीज़ों को संभाल नहीं पाए। लोगों ने देखा, जनता ने देखा कि प्रचार प्रसार के लिए कुमारी सैलजा नहीं जा रही। कुमारी सैलजा वो हैं जो 21 सीटों पर अपना प्रभाव रखती हैं। तो जाहिर सी बात है, अब आप समझिए कुमारी सैलजा ने 21 सीटों पर प्रभाव रखने वाली महिला जब प्रचार के लिए नहीं जाएगी तो उसका परिणाम क्या होगा। उसके बाद कुमारी सैलजा जब वापस से प्रचार के लिए पहुंचती है तो उन 21 के तमाम जो प्रत्याशी उनको मनाना, जाहिर सी बात है उनको वापस से
जोड़ना ये एक टेढ़ी खीर साबित होती है। तो यहाँ पर कांग्रेस को अब ज़रूरत ये है कि तमाम कमियों पर काम करे, ना कि हार का ठीकरा वो किसी और पर फोड़े। बिल्कुल, और देखिए इसी वजह से अब ये आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। तो बीजेपी जहां जश्न मना रही है, वही दूसरे तरफ अगर हम कांग्रेस पार्टी का जिक्र करें तो कांग्रेस के खेमे में एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। कुमारी सैलजा कही कि देखिए हार पर मंथन होना चाहिए, देखना चाहिए कि कैसे ये हार हुई है, इसके कारणों को पता लगाया जाना चाहिए और इस पर कहीं ना कहीं जो डैमेज है वो होना चाहिए, मंथन होना चाहिए ताकि आगे से गलतियां ना हो। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और देखिए इसके उलट अगर हम भारतीय जनता पार्टी का जिक्र करें तो वहां पर पहले से ही नायब सिंह सैनी ने इस बात का जिक्र किया है कि अगर हार हो जाती है तो मैं जिम्मेदारी लेने की। अच्छा, ये विडंबना भी तो है मोनिका कि एक तरफ का कांग्रेस सीएम को लेकर पशुपेश में थी, कौन सीएम बनेगा, कौन चेहरा होगा, और देखिए इतनी करारी हार। जेजेपी की बात करिए, 4.5 साल तक बीजेपी के साथ क्षेत्रीय पार्टी थी, तो जाहिर सी बात है लग रहा था कि एक किंग मेकर की भूमिका में जो पार्टी रही वो अब तो दूर दूर तक नजर नहीं आई। इनेलो जैसे ही अमूमन उसके हाल हो गए। अब आप समझिए कि विडंबना कांग्रेस की कितनी है कि एक तरफ आप मुख्यमंत्री के चुनाव का ऐलान करने वाले थे, मुख्यमंत्री का फेस कौन होगा इस पर लड़ाई होने वाली थी, और अब आप देखिए तरस गए जीत के लिए भी। तो कमियां कहाँ हैं, खामियां कहाँ हैं, उस पर काम करिए, ना कि ठीकरा फोड़िए। बिल्कुल, और इस बीच देखिए ये भी देखना होगा क्योंकि बहुत सारे कल हमने बयान भी सुने आम जनता की, जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आई, जो कार्यकर्ताओं की तरफ से भी जो प्रतिक्रिया आई है, और हिंदुत्व का मुद्दा भी कहीं ना कहीं उठा है। तो ये भी देखना होगा क्योंकि ये रीजनल पार्टियां नहीं है बीजेपी कांग्रेस, ये नेशनल पार्टियां हैं, और बावजूद इसके जो इनका कद है इन्होंने बाकी जो क्षेत्रीय पार्टी उन्हें दरकिनार कर दिया है। तो ऐसे में मुद्दे कौन से रहे, क्या हिंदुत्व का मुद्दा भी रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उसके लिए जानी जाती है, तो क्या ये मुद्दा भी कहीं ना कहीं हावी होता हुआ दिखाई दिया है हरियाणा में, क्योंकि जिस तरह के आक्रामक स्टेटमेंट हमने सुने, चाहे हम योगी आदित्यनाथ का जिक्र कर ले या फिर हम दूसरे बड़े मंत्रियों का जिक्र कर ले, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर ले, आरएसएस की तरफ से भी जो स्टेटमेंट आया था, क्या उनका भी इन्फ्लुएंस है, ये भी देखना होगा। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते उमर अब्दुल्ला की। नए मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और इस बीच कहा है कि मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री राज्य का दर्जा बहाल करने के अपने वादे पर खरे उतरेंगे। उमर अब्दुल्ला ने कहा है। द हिंदू में इस खबर को इंपॉर्टेंस दी गई है, हालांकि अलग अलग अखबारों में इस खबर को तरजीह दी गई है। चुनावों में भारी जीत के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और संभावित मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अगले सीएम को केंद्र और राजभवन के साथ स्वास्थ्य कामकाजी संबंध बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। मैं आने वाले मुख्यमंत्री को सलाह दूंगा कि हमें केंद्र और राजभवन के साथ स्वास्थ्य कामकाजी संबंध बनाने की जरूरत होगी। एक बार सरकार बन जाने के बाद उम्मीद करूंगा कि मुख्यमंत्री जल्दी दिल्ली की यात्रा करें और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और दूसरे महत्वपूर्ण मंत्रियों से मिलेंगे। श्री उमर अब्दुल्ला ने द हिंदू को एक इंटरव्यू में कहा है कि जम्मू कश्मीर को विरोधी और टकराव वाले दृष्टिकोण से कोई लाभ नहीं होगा। जम्मू कश्मीर में इतनी समस्याएं हैं कि अगले 5 सालों तक सिर्फ राजनीति नहीं की जा सकती है। आने वाली सरकार का भारत सरकार के साथ स्वस्थ संबंध होना जरूरी है। देखिए यहाँ पर भी इस खबर को अमर उजाला ने भी जगह दी है और देखिए जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से कहा जा रहा था उमर अब्दुल्ला के द्वारा कि हम 370 को बहाल करेंगे। अनुच्छेद 370 और 35A के खात्मे के बाद हुए इस चुनाव में भाजपा के खाते में 29 सीटें आई। सर्वाधिक वोट प्रतिशत हासिल करने और पिछली बार 4 सीटें अधिक जीतने के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना चुनाव हारे। ये तमाम बड़ी बातें जो आप समझ पा रहे हैं, लेकिन अब ये समझना होगा कि वाकई में क्या 370 बहाल हो जाएगा। क्या एक कह सकते हैं कि जो पार्टी है, जो स्टेट पार्टी है, क्या वो 370 बहाल कर पाएगी? ये समझिए आप, क्योंकि यहाँ पर भी समझने की ज़रूरत है। केंद्र पहले ही कह चुका है कि 370 तो बहाल होगा ही नहीं, ये किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता, और यदि ऐसा होगा तो वो सेंट्रल ही कर सकता है। तो आप समझिए कि ये जो लॉलीपॉप पकड़ाई गई थी ये हो पाएगी पूरी या नहीं हो पाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि 370 एक मसला नहीं है। 370 से भी आगे बहुत कुछ सोचना है, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा 44% से ज़्यादा निर्दलीय मैदान में थे, जिसमें युवाओं की संख्या सबसे ज़्यादा थी। 370 हटने के बाद से हालांकि इलेक्शन हुए, लेकिन 10 साल में गंगा में बहुत पानी बह गया। युवाओं की आपने देखा होगा, युवाओं को अब दरकार है रोजगार की।
किस तरीके से विकास के पथ पर जम्मू कश्मीर आगे बढ़े, उसकी ना कि 370 हटने की। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस बात ये बार बार जोर दिया गया, हमें पहले भी कहे थे, कांग्रेस इस बात को जोर नहीं दे रही थी। बीजेपी तो खैर मतलब ही नहीं बनता, कांग्रेस से कभी नहीं कह रही थी कि 370 बहाल किया जाएगा, लेकिन पीडीपी हो या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, उसने कहा था कि 370 को हम बहाल करेंगे। अब बहाल करना उनके लिए बहुत टेढ़ी खी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल तो मानने वाली नहीं। बिल्कुल, और स्पीच देखिए, सेंट्रल के जाने से पहले कोएलिशन जो है, गठबंधन जो है, वो भी इस पर आपस में सहयोग करेगा नहीं करेगा ये भी देखना होगा, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार मिलकर बन रही है और कांग्रेस चूंकि गठबंधन का हिस्सा है और कांग्रेस एक क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, नेशनल पार्टी है। ऐसे में कांग्रेस अगर यहाँ पर सहमति अपनी दे देती है तो बाकी राज्यों में कहीं ना कहीं उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और पॉलिटिकली करेक्ट भी होना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को, और किस तरह से फैसले लिए जाएंगे देखना होगा। इसी वजह से कांग्रेस पार्टी ने 370 पर अपना स्टैंड जो है क्लियर नहीं किया था, क्योंकि कहीं पर आपकी बयानबाजी आपके लिए फायदेमंद है और किसी राज्य में आपके लिए फायदेमंद नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी, जिसको बाकी स्टेट्स में भी इलेक्शन लड़ने हैं, सिर्फ जम्मू कश्मीर में तो इलेक्शन नहीं लड़ना है, ऐसे में पॉलिटिकली किस तरह से खुद को करेक्ट करेगी, किस तरह से डिफेंड करना है, वो स्टैंड लेना है, ये तमाम वो मुद्दे हैं। जब देखना होगा कि ये दोनों पार्टियां जो कि गठबंधन में आ रही हैं 370 पर क्या अपना पक्ष रखती हैं, क्योंकि कंफ्यूजन तो इन्होंने जाहिर तौर पर क्रिएट किया है, कंफ्यूजन तो उन्होंने जनता के बीच रखा है। जहां बीजेपी का स्टैंड क्लियर था कि धारा 370 को हमने रद्द किया और बहाल तो नहीं होने देंगे, क्योंकि इसका फायदा जेएनके की जनता को मिल रहा है। मुख्य धारा से इस पूरे प्रदेश को जोड़ने का काम किया है, जो तमाम नीतियां हैं, जो तमाम फायदे हैं, जो स्कीम्स चलाई गई हैं, उसका फायदा वहां के लोगों को मिल रहा है। लोग बाकी देश से जम्मू कश्मीर आ जा रहे हैं, टूरिज्म में बढ़ोतरी हुई है, इन्वेस्टमेंट लगातार हो रहा है, इन्वेस्टर्स वहां पर पहुंच रहे हैं, दूसरे विकास कार्य हो रहे, बाकायदा बड़ा बजट रखा गया और पूरी कोशिश की जा रही है कि जेएनके को भारत के साथ इस तरह जोड़ा जाए, जो हम कहते हैं ना अभिन्न अंग है भारत का जम्मू कश्मीर, वाकई में उसे करके भी दिखाया जाए। और इस बीच ये बीजेपी का स्टैंड तो क्लियर है, लेकिन बीजेपी को नुकसान किस चीज का हुआ है? हिंदुत्व का जो एक टैग है बीजेपी के साथ, जाहिर तौर पर आप समझ लीजिए घाटी में मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, तो ऐसे में मुस्लिम पॉपुलेशन वाली आबादी वाला जो क्षेत्र है वो किस तरह से इस बात को हजम कर पाएगा कि हिंदुत्व वाली पार्टी जो लगातार इस बात को कहती रहती कि हिंदू को एकजुट होना होगा और हिंदू ये और हिंदू वो और ये हिंदूवादी पूरा जो राष्ट्र है हिंदू राष्ट्र है, अगर वो पार्टी सत्ता में आ जाएगी, अगर वो पार्टी राज्य में आ जाएगी तो हमारी स्थिति, हमारा फ्यूचर क्या होगा? और यही बात बीजेपी को कहीं ना कहीं घाटी के लोगों के गले नहीं उतरी और शायद यही वजह। अदरवाइज मुझे लगता है कि विकास की अगर सिर्फ बात होती तो बीजेपी की स्थिति बेहतर होती, रिजल्ट्स बेहतर होते। और जम्मू में आपने देखा कि जम्मू में बीजेपी ने पैच बनाई है, वोट परसेंट बीजेपी का बढ़ा है, जनाधार बीजेपी का बढ़ा है जम्मू में। हाँ, और यही है तीन बड़ी बातें हैं। हम पहले भी कहते हैं कि सर्वाधिक वोट की बात करते हैं, 25.64% वोट हासिल की भाजपा ने। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 13 सीटें उसकी कमाई। तीन ऐसी बड़ी बातें जो आप समझ लीजिए कि जीत की आखिरकार वजह क्या बनी। हम घाटी का जिक्र करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गठबंधन सांसद रशीद व जमात को भाजपा की बी टीम बता दिया था, क्योंकि आपको याद होगा रशीद ने किस तरीके से जेल में रहते हुए ही बड़ी जीत हासिल की थी लोकसभा चुनाव के दौरान। जनता ने भाजपा के साथ इन्हें इनकार कर दिया। दूसरा, अनुच्छेद 370 की बहाली भाजपा के दरबार को मुद्दा बनाया। घाटी के लोगों का समर्थन भी इस पर मिला था। तो घाटी में हमने पहले भी कहा था कि बीजेपी को यहाँ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा हुआ भी। तीसरी अहम बात है, भाजपा ने राज्य दर्जे की बहाली का वादा तो किया, लेकिन लोगों ने तब सवाल कर लिया कि भैया राज्य की बहाली का वादा तो आप कर रहे थे, लेकिन आपने यदि आप वादा कर रहे हैं तो आपने छीना ही क्यों था, ये बताइए। तो ये थोड़ी कूफअप की स्थिति बनी हुई थी, जिसमें बीजेपी तमाम चीज़ों को क्लियर नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी बीजेपी का जो वोट परसेंटेज है वो बढ़ा है। और अब आप बीजेपी को भी आगे समझना पड़ेगा कि किन किन चीज़ों को हमें काम करना पड़ेगा, किन किन कमियां हैं, उन कमियों को दुरुस्त करना पड़ेगा। बहरहाल चलिए आगे बढ़ जाएंगे। राजनाथ और जर्मन समकक्ष ने रक्षा व्यापार संबंधों पर चर्चा की है। द हिंदू ने इस खबर को जगह दी। इस महीने के अंत में जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स भी यात्रा से पहले आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जर्मन समकक्ष बोरिस पिस्टोरियस ने मंगलवार को टेलीफोन पर बातचीत में रक्षा औद्योगिक सहयोग, आपूर्ति श्रृंखला, लचीलापन को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। इस महीने के उत्तरार्ध में निर्धारित अंतर सरकारी परामर्श के लिए स्कॉल्स की यात्रा भारतीय नौसेना के 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के लिए बहु अरब में डॉलर के सौदे में
अहर्क बोलियों पर बहुप्रतीक्षित निर्णय के बीच हुई है, जिसमें जर्मन कंपनी TKMS स्पेन की नावेंटिया के साथ ही प्रतिस्पर्धा करी है। टेलीफोन पर बातचीत करते हुए मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि उन्होंने हवाई समुद्री क्षेत्रों में अभ्यास सहित चल रही रक्षा सहयोगी गतिविधियों को संक्षिप्त समीक्षा की है। मंत्रियों ने रक्षा औद्योगिक सहयोग को और मजबूत करने, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की है। तो देखिए, ये अहम खबर हम आपको दिखा रहे हैं। द हिंदू अखबार में इस खबर को इम्पोर्टेंस दी गई है। स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं और अखबार मेरे हाथ में भी है। राजनाथ जर्मन काउंटर पार्ट डिस्कस डिफेंस ट्रेड टाइज। तो ये आप देख रहे हैं। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने जर्मन समकक्ष से किस तरह से रक्षा व्यापार समझौतों पर जो है बातचीत की है। जर्मन चांसलर जो हैं वो कहीं ना कहीं इस महीने के अंत में आप देखेंगे कि वो यात्रा पर आ रहे हैं। ऐसे में राजनाथ सिंह के साथ उनकी अहम बातचीत होने वाली है। राजनाथ सिंह के साथ उनकी बातचीत हुई है और इस बीच चर्चा ये भी हुई है कि किस तरह से रक्षा क्षेत्र में कोलैबोरेशन को और ज़्यादा मजबूत किया जा सके, इसे बढ़ाया जा सके और किस तरह से सप्लाई चेन जो है वो बढ़ाई जा सके। बाकायदा एक टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई है मंगलवार के दिन यानी कि कल। और इस बीच ये भी बता दें कि जो स्कॉल्स हैं वो यात्रा पर पहुंचने वाले हैं और कहीं ना कहीं इस यात्रा से पहले ये फ़ोन पर बातचीत हुई है जो कि काफ़ी अहम हो जाती है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि नेवी के $multi-billion डील है जिस पर बातचीत हुई है, किस तरह से ये जो समझौता है बढ़ाया जाए और किस तरह से एक दूसरे का सहयोग किया जाए, इन तमाम चीज़ों पर जो है चर्चा हुई है। और इस बीच ये भी बता दें कि मंत्रियों ने ये भी चर्चा की है कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन को किस तरह से बढ़ाया जाए, इसके साथ साथ सप्लाई किस तरह से बढ़ाई जाए, यानी कि दोनों देशों के जो रक्षा क्षेत्र है उन्हें मजबूती मिल पाए, उन्हें कहीं ना कहीं एक दूसरे से सहयोग मिल पाए। इस बीच ये भी बता दें कि नेवी मेगा सबमरीन डील जो है प्रोजेक्ट 751 को लेकर बातचीत हुई है और इसका जो बजट बताया जा रहा है वो तकरीबन बताया जा रहा है 43,000 करोड़ रुपए। इस बीच देखिए, ये एक बड़ा माइलस्टोन है, ये भी कहा जा रहा है और काफ़ी अहम बातचीत है। और इस बीच हम ये भी देखेंगे कि बातचीत तो हो चुकी है कोलैबोरेशन को लेकर, लेकिन जब जर्मन समकक्ष आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से आमने सामने की उनकी बातचीत होगी, मुखातिब होंगे, तो दोनों देशों के संबंधों को खासतौर से रक्षा क्षेत्र में अगर हम देखें तो किस तरह से इसे बढ़ावा मिलेगा, किस तरह से प्रगाढ़ किए जाएंगे और किस तरह से जितनी ज़्यादा मैक्सिमम आउटपुट है उससे लेकर बातचीत की जाएगी, ये भी देखना काफ़ी अहम हो जाएगा। देखिए, लगातार भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है मजबूती के साथ ना सिर्फ अपने संदेश कन्वे कर रहा है बल्कि ये भी सहयोग लगातार बढ़ाए जा रहे हैं कि हर देश के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहे। जो देश कमज़ोर हैं उन्हें किस तरह से सहयोग भारत की तरफ से किया जाए और जो बड़े देश हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर किस तरह से खड़ा जाए, ताकि भारत कहीं ना कहीं जो बात अपनी कन्वे करता है तो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उसको तरजीह दी जाती है, उसको बाकायदा सुना जाता है। बिल्कुल, देखिए पहले भी राजनाथ सिंह ये कह चुके हैं कि पहले हम कभी आयात करने वाले हुआ करते थे, अब हम निर्यात करने वाले की श्रेणी में आ गए हैं, जो हमारे एक बढ़ते विकास को दर्शाता है। और जैसे कि तमाम जो बड़े देश हैं, चाहे वो देखिए रूस यूक्रेन का जिक्र कर लीजिए, किस तरीके से चाहे वो यूक्रेन हो चाहे रूस हो, सभी ने कहीं ना कहीं कहा है भारत को कि आप इस समस्या को समाधान आप दे सकते हैं, यानी कि समस्या को सुलझा सकते हैं। तो ये जो विश्वास होता है वो धीरे धीरे कायम होता है और ये विश्वास जो है भारत ने अपने तमाम देशों के बीच में पूरा किया है और यही बड़ी वजह है कि भारत धीरे धीरे प्रगति के पथ पर अग्रसर है। चलिए खबरों में आगे बढ़ जाते हैं। दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल ने आपसे कहा कि अति आत्मविश्वासी मत बनो। हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को जगह दी। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों का हवाला दिया। राजधानी में पार्टी नेताओं ने कहा कि वे दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव में पहले अति आत्मविश्वासी न बने। केजरीवाल ने आप पार्षदों से दिल्ली नगर निगम सदन में आपसी लड़ाई को बंद करने, दिल्ली चुनाव में पार्टी को जिताने की दिशा में काम करने की अपील की। इसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने आरोप लगाया कि पिछले 2 सालों से एमसीडी में सभी काम ठप पड़े हैं। इससे जनता में भारी असंतोष है। भाजपा ने मंगलवार को हरियाणा में 2 बार की सत्ता विरोधी लहर को धता बताते हुए असंभव जीत हासिल करी और राज्य की 90 सीटों में से 48 सीट पर जीत का परचम लहरा दिया, जबकि कांग्रेस लोकसभा चुनाव से मिली बढ़त को बरकरार रखने में विफल रही और केवल उसे 37 सीटें मिली हैं। तो डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, ये केजरीवाल ने बड़ी नसीहत दी है। देखिए, अखबार आपको दिखा रहे हैं
हिंदुस्तान टाइम्स में किस तरह से जिक्र हुआ है इसका। डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट सेज अरविंद केजरीवाल, और उन्होंने कहा है आम आदमी पार्टी से अहेड ऑफ दिल्ली इलेक्शंस। क्योंकि देखिए दिल्ली में अब जल्दी ही विधानसभा चुनाव होने और उससे पहले अरविंद केजरीवाल की बड़ी एडवाइस जो है, बाकायदा देखिए पार्टी काउंसिलर्स की एक मीटिंग को, एक बैठक को एड्रेस करे थे अरविंद केजरीवाल मंगलवार के दिन, और किस तरह से उन्होंने कहा है। और जाहिर तौर पर ये हरियाणा असेंबली इलेक्शंस को कहीं ना कहीं रेफर करते हुए अरविंद केजरीवाल ने ये बात कही, क्योंकि हमने सभी ने देखा कि हरियाणा इलेक्शंस में क्या हुआ है, यहाँ पर कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबा है। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है, दिल्ली में चुनाव होने हैं अगले साल। अरविंद केजरीवाल ने आप काउंसलर से यह भी अपील की कि आप जो है एमसीडी में आपसी कलह जो है उसके शिकार बिल्कुल भी ना बने। और साथ साथ देखिए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से एमसीडी में लगातार अस्थिरता का माहौल बनाए हुए थे। ये कहा है कि देखिए कहीं ना कहीं हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी की स्थितियां जो है बेहतर बन रही थी हरियाणा चुनावों में, लेकिन अंत में क्या हुआ। ऐसे में मिलकर काम करना है, ज़मीनी स्तर पर काम करना है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि देखिए लगातार क्लीनिंग होनी है, ज़मीनी स्तर पर काम करें, दिल्ली वालों को संतुष्ट करें, और अगर काम करेंगे तो जाहिर तौर पर उन बातों का प्रचार भी अब कर पाएंगे। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे लेकर अरविंद केजरीवाल लगातार अब ये कोशिश कर रहे हैं। जाहिर तौर पर बड़ा सबक है हरियाणा चुनावों को देखते हुए कि जमीनी स्तर पर पहले आपको काम करना होगा, तब जाकर आप उस काम का प्रचार कर पाएंगे, आप लोगों तक पहुंच पाएंगे। और बूथ स्तर पर खुद को मजबूत करना है, तब कहीं जाकर आपको जीत मिलेगी, क्योंकि नतीजे अंत में कुछ भी हो सकते हैं, अप्रत्याशित भी हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, देखिए ये जीत का मंत्र दिया गया है और अति आत्मविश्वास से बचना, ये सलाह दी गई है। कहा कि देखिए एमसीडी में हमारी सरकार है, जाहिर सी बात है जब हमारी सरकार एमसीडी में है तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि दिल्ली को हम साफ सुथरा रखें, रोज़ जो इलाके हैं उनमें झाड़ू लगवाएं, सफाई अभियान को चालू रखा जाए और रोज़ कूड़ा को उठाया जाए। इस मौके पर पूर्व सीएम मनीष सिसोदिया ने भी पार्षदों को इतिहास से सीख लेने की सलाह दी है। कहा है कि केजरीवाल ने निगम पार्षदों के साथ संवाद किया। पिछले 2 साल आप पार्टी के लिए बहुत कठिन वक्त रहा है, ये भी बता दिया कि देखिए किस तरीके से 2 साल जो हैं वो हमारे फेवर में नहीं रहे, लेकिन उन तमाम चीज़ों को, चूँकि अब चुनाव का आखिरी वक्त आ रहा है और इसके बाद हमें जी तोड़ मेहनत करनी है, क्योंकि मेहनत के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो हम पहले भी कह रहे थे कि यहाँ पर ये समझाइश तो यही जा रही है अरविंद केजरीवाल की ओर से, और ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ दुगनी चुनौती है आम आदमी पार्टी के लिए। चुनौती एक ये कि कथित शराब नीति घोटाले में जो इस वक्त जमानत पर बाहर चल रहे हैं तमाम जो दिग्गज नेता आम आदमी पार्टी के, उनको अपनी छवि बेहतर करनी पड़ेगी जनता के बीच में जाने पे, और जो रुके हुए काम हैं उनको कहीं ना कहीं गति प्रदान करनी है। ये 2 चुनौतियां हैं जिससे पार पाना है, और इसके बाद ही इलेक्शन को जीता जा सकता है। यही कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल का कहना है, और यही समझाइश भी। चलिए मोनिका आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, आरजीकर अस्पताल के 50 वरिष्ठ डॉक्टर्स का इस्तीफा। अमर उजाला में फ्रंट पेज पर इस खबर को इंपॉर्टेंस मिली है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के करीब 50 वरिष्ठ डॉक्टर्स ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। देखिए इन सभी डॉक्टर्स ने जूनियर डॉक्टरों के आमरण अनशन के प्रति अपना समर्थन और एकजुटता दिखाते हुए अपने पद को छोड़ दिया है। सामूहिक रूप से इस्तीफा देने का फैसला मंगलवार सुबह मेडिकल कॉलेज के विभिन्न विभागों के प्रमुखों की बैठक में लिया गया। एक सीनियर डॉक्टर ने बताया कि मंगलवार को विभागाध्यक्षों की बैठक में फैसला लिया गया है। हमारे अस्पताल के सभी 50 वरिष्ठ डॉक्टर्स ने अपने इस्तीफे पर हस्ताक्षर किए हैं। ये जूनियर डॉक्टरों के प्रति हमारी एकजुटता दिखाने के लिए है, जो पीड़िता की इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं। देखिए इस खबर को अमर उजाला ने फ्रंट पेज पर जगह दी है। अब आपको ये डिटेल में बता देते हैं, कई कॉलेजों के डॉक्टर्स कर सकते हैं ये फैसला। तो आरजीकर के ही जो अस्पताल है, 50 डॉक्टर जो हैं वरिष्ठ डॉक्टर हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया। और देखिए न सिर्फ 50 डॉक्टर्स की लिस्ट है, इसमें ये भी कहा जा रहा है कि इनके अलावा ऐसे कई कॉलेजेस के डॉक्टर्स भी हैं जो आगे इस्तीफा दे सकते हैं। तो जूनियर डॉक्टरों का अनशन लगातार जारी है, 10 सूत्रीय मांग है उनकी, और इसी को लेकर 5 अक्टूबर से कोलकाता के धर्मतला में आमरण अनशन पर वो लगातार बैठे हुए हैं। इन्हीं की मांगों में राज्य के स्वास्थ्य सचिव को तुरंत हटाना, सुरक्षा देना इसमें शामिल है। इसके समर्थन में राज्य के अन्य मेडिकल कॉलेजों में जूनियर डॉक्टर 12 घंटे तक सांकेतिक अनशन पर बैठे हुए हैं। अब आपको बता दें 5 वरिष्ठ डॉक्टर से इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है कि SSKM और NIS मेडिकल कॉलेजेस अस्पताल समेत कई राज्य के कुछ ऐसे और भी मेडिकल डॉक्टर्स हैं जो कि इस्तीफा दे सकते हैं। देखिए बड़ी बात यह है कि तमाम डॉक्टर्स इस्तीफा दे रहे हैं और यहाँ पर कोई बीच का रास्ता अब तक निकल नहीं पा रहा। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, फटकार स्टेट गवर्नमेंट्स को भी लग चुकी है, फटकार कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से डॉक्टर्स को भी लग चुकी है कि जो CBI है, जांच एजेंसियां हैं,
अपना काम करी हैं, लेकिन आप भी वापस काम पे लौटिए, अपना काम करिए, जो कि मरीजों को आपकी जरूरत है। अब ये देखना होगा मोनिका, ये मैसेज किस तरीके से जाता है। 50 सीनियर डॉक्टर का इस्तीफा देना, और आप ये देखिए ना कि अब तो गैंगरेप की बात से भी इनकार हो चुका है। अब तो कहा गया है कि जो मुख्य आरोपी है उसी ने रेप किया है, और गैंगरेप की बात जो कि डॉक्टर्स ने शुरू में अंदेशा जताया था उसे सिरे से खारिज कर दिया। तो ऐसे में ये बहुत बड़ा झटका है, और जाहिर तौर पर ये बहुत बड़ी दिक्कत भी है उन लोगों के लिए जो इस केस से बहुत सारी उम्मीदें लगाए हुए थे। बहरहाल आज के शो में सुर्खी अखबार की में इतना ही, और लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। हमें फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।